वस्तुएं प्रकाश के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं। घटनाएं बहुत सारी होती हैं प्रकाश में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वस्तुएं दोस्तों, सबसे पहला वस्तु का प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार है दोस्तों वो प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। तीसरा पारदर्शक। ये सब वस्तुओं के प्रकार है जो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है। चौथा अर्धपारदर्शक। पांचवा अपारदर्शक। ये देखिए 5 प्रकार हैं वस्तुओं के। बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि देखिए नाम से स्पष्ट है दोस्तों। नाम से सिलेबस में है, मेंस में आता है क्वेश्चन। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपनी ही एनर्जी से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ऐसे वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बताइए, जैसे कि सूर्य जिसका खुद से उसका पावर है कि प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब का भी खुद का पावर रहता है। प्रदीप्त वस्तुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद का उनका एनर्जी रहता है, जो स्वयं अपनी ही ऊर्जा से प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके उल्टा अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दूसरों के प्रकाश के द्वारा ही चमकती हैं, दूसरों के प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देते हैं। ऐसे वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी, मैं खुद ये प्रकाश नहीं होता तो मैं भी दिखाई देता, मैं भी एक अप्रदीप्त वस्तु हूं। फिर इसकी भाषा पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट। बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार हो जाए, जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है। ऐसे वस्तुओं को पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच पारदर्शक है दोस्तों। अर्धपारदर्शक, थोड़ा सा पारदर्शी, थोड़ा सा अपारदर्शी, दोनों के बीच। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश आर पार होकर जा नहीं पाता। ऐसे वस्तुओं को अपारदर्शक बोलते हैं। लेकिन अर्धपारदर्शक जो थोड़ा सा पारदर्शी होता है, थोड़ा सा अपारदर्शी होता है। थोड़ा पारदर्शी, थोड़ा अपारदर्शी। यानी कि जैसे कि एक कागज में मैं तेल लगा देता हूं और उसको प्रकाश में से देखता हूं। कागज में तेल लगा दिया, प्रकाश में देखा, तो क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश उससे टार्च भी मारो, उसका टार्च मारोगे ना तो प्रकाश पार तो होता है, लेकिन जितना प्रकाश यहां से जा रहा है इनपुट के रूप में, उतना प्रकाश आउटपुट में हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसको बोलते हैं अर्धपारदर्शक। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा प्रकाश जो है वो तेल लगा हुआ कागज खुद के में अवशोषित कर लेता है, और इसीलिए पूरा प्रकाश जो है उधर उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसको अर्धपारदर्शक बोला जाता है। इसलिए तो इस प्रकार प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, और इन 5 प्रकार हैं। पहले प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक या अर्धपारदर्शक। अब चलते हैं अगले भाग की ओर इस वीडियो की। अब से स्टार्ट होता है हम लोग का भाग। बहुत सारा ह्यूज टॉपिक है कितना, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं इस वीडियो का आप देखिए तो इस वीडियो में आप लोगों को इतनी जानकारी मिलेगी कि सारे एग्जाम में आप प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं प्रकाश की कुछ परिघटनाओं के बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट परिघटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, ये जितनी भी परिघटनाएं हैं दोस्तों, इस सारी परिघटनाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। लिख देता हूं। पहला परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों?
दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कि जब हम लोग मिरर यानी कि समतल दर्पण से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जब बाल बाल सेट करते हैं, चेहरा जब बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का उपयोग कर रहे होते हैं। प्रकाश जब किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये दर्पण है, यहाँ पे इसमें कलाई कर दी गई है, देखिए यहाँ पे यानी कि पॉलिशिंग कर दी गई है। यहाँ पे बिना पॉलिशिंग के क्या होगा, यहाँ पे अगर पॉलिश नहीं लगाओगे तो प्रकाश डालोगे तो क्या कांच, ये तो कांच का ही बना होता है दर्पण, तो कांच के पीछे अगर कलाई नहीं करेंगे, उसको पॉलिश नहीं लगाएंगे, तो यह एक पारदर्शक कांच बन जाएगा जिससे प्रकाश आप पर गुजर जाएगा। कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलाई कर दी जाती है, कोई कलर का आप कलाई कर दो, ब्लैक कलर का किसी का भी, तो उससे क्या जब भी प्रकाश आएगा इस प्रकार से, तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा। तो ये जो है ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है दोस्तों। इसको अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक तल है जिसपे मैंने कलाई की हुई है, जिसपे मैंने पॉलिशिंग की हुई है, तल है। एक प्रकाश किरण आता है, एक बिंदु पे टकराता है और उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो दोस्तों जिस तल पे ये दोनों आपस में मिले हैं, अगर उस तल से 90 डिग्री के साथ में अगर एक रेखा खींच लूं तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इस रेखा को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यही जो इस परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री समकोण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये देखिए, यानी कि प्रकाश जब किसी माध्यम, जब किसी परावर्तक पृष्ठ से या जब किसी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरणें आपतित होती है उसको आपतित किरण, और जो बाहर निकलते हैं उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जब उस परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री के साथ जब हम एक रेखा खींचते हैं तो उसको अभिलंब बोलते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं आई, यानी कि आपतन कोण। ये आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आर, यानी कि वो होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये होता है परावर्तन की परिघटना। तो परावर्तन की परिघटनाओं के आधार पर हम लोग को दो नियम मिलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला और सबसे दूसरा। सबसे पहला क्या है, क्या है सबसे पहला नियम? तो सबसे पहला नियम है I इज इक्वल टू आर, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह सबसे पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा दोस्तों इस बिंदु के बारे में बताता है जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही बिंदु पे स्थिर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बिंदु। यानी कि ये ए बी सी डी, ए बी सी बी और डी बी तीनों एक ही बिंदु बी पर केंद्रित होते हैं। ये हम लोग का नियम है। ए बी सी बी और डी बी
तीनों एक ही बिंदु B पर स्थित होते हैं, इसको अभिकेंद्र का बिंदु बोलते हैं। ये दो नियम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम। तो दोस्तों ये परावर्तन के दो नियम और परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन परावर्तन के दैनिक जीवन के बारे में अगर हम लोग ना पढ़े तो कोई क्या मतलब, दैनिक जीवन के आधार पर तो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं। तो इस वीडियो के आधार पर देखते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जब एक मिरर देख रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, मिरर में चेहरा देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग परावर्तन का उपयोग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग जो दर्पण का यूज करते हैं, मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। समतल दर्पण यानी कि मिरर, मिरर के बारे में। तो समतल दर्पण जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें कुछ चीजें जो हम लोग को जाननी पड़ेगी कि दोस्तों जब हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग की छवि दर्पण के पीछे बनती है, नीचे। और ये जो छवि बनती है यह आभासी होती है, वास्तविक नहीं होती, आभासी होती है। ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, मेरे बराबर बनता है। यह होता है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब रचना होती है। यानी कि ये अगर दर्पण है, यहां एक आदमी अपना मिरर से चेहरा देख रहा है, तो जितनी दूरी यहां है दोस्तों उतनी दूरी पीछे, यहां पे उसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनेगा, उल्टा उल्टा। ये जैसे क्या है, जस्ट इसका उल्टा बनेगा। ये तो बड़ा दिखेगा ऐसे है, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब है दोस्तों ये वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है, उल्टा उल्टा बनता है। सीधा यानी उल्टा बनता है, हमारा दिमाग उसको सीधा कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ समतल दर्पण। लेकिन दोस्तों समतल दर्पण में एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब या पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कहने का मतलब अगर मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं और उस मिरर पे मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, मतलब ये सिर से लेकर पैर तक पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, उसके लिए उस मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर है दोस्तों मेरे हाइट का आधा। यानी कि वस्तु की लंबाई के आधा लंबाई की अगर आप मिरर यूज करेंगे तभी जाके उस प्रतिबिंब को आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। ये नियम है और एग्जाम पूछा गया। ये कुछ फैक्ट है समतल दर्पण से रिलेटेड। समतल दर्पण से रिलेटेड एक और फैक्ट ये है जो एग्जाम में से पूछा गया था। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और अगर मिरर के सामने मैं v वेग से दौड़ूं, चाहे आगे या पीछे, अगर मैं v वेग से दौड़ूं तो जिस दिशा में मैं दौड़ रहा हूं उसको अगर मैं दर्पण की तरफ दौड़ रहा हूं दोस्तों, तो मुझे लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो भी मेरे तरफ ही आ रहा है। और अगर मेरा वेग v हो, मेरा वेग अगर v हो तो प्रतिबिंब प्रतीत होता है उसका वेग 2v। समझ में आ गया आपको? यानी कि अगर मैं v वेग से दर्पण की ओर दौड़ रहा हूं तो प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह 2v वेग से मेरे तरफ आ रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर मैं फिर से मिरर के सामने खड़ा हूं और अगर मिरर और मेरे बीच का एक एंगल बन रहा है, एग्जांपल तौर पर मैं अगर बात करा रहा हूं जैसे ये है,
मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, अगर एक वस्तु, यहां पे एक वस्तु है जो उसके बीच में, अगर ये कोण एक वस्तु है, एक पेंसिल जो भी है, तो इस पेंसिल और इसके बीच में जो कोण बन रहा है दोस्तों, वो मान लीजिए कि थीटा कोण है। इस मान लीजिए अभिलंब के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। तो अगर ये सामने का जो वस्तु है, अगर इन दोनों के बीच अगर वो थीटा कोण से विस्थापित हो, यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, देखिए दोस्तों ऐसे खड़ा हूं, अगर मैं थीटा कोण से ऐसे अगर होता हूं, अभी तो 90 डिग्री में हो गया ना मैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और अगर अचानक से मैं थीटा कोण से घूम जाता हूं, ये देखिए 30 डिग्री 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री से घूम जाता हूं तो वस्तु उसके डबल हो जाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु थीटा कोण से घूमता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पे विस्थापित हो जाता है। ये उसी प्रकार अगर थीटा कोण से वस्तु विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से विस्थापित हो जाता है, जहां थीटा क्या है, वस्तु और दर्पण के बीच का कोण है। तो दोस्तों ये जो परिघटनाएं हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे लिख देता हूं, देखिए पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं इसको, क्रमण। यानी कि मिरर के सामने खड़ा हूं, अगर मैं अपना दायां हाथ उठाता हूं तो मिरर अपना बायां उठाता है, अगर मैं बायां उठाऊं तो मिरर दायां, अगर मैं दायां मुड़ूं तो वो बायां मुड़ता है, अगर मैं बायां मुड़ूं तो वो दायां मुड़ता है। यही तो स्थिति है, इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण। यानी कि कोई वस्तु जब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है तो उसके पीछे समतल दर्पण पे बना हुआ प्रतिबिंब उसके विपरीत प्रतिक्रिया को दोहराता है। इस घटना को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण की घटना। ये परिभाषा है उसकी, प्रैक्टिकली भाषा में सोचा जाए तो आप लिख सकते हो उसके बारे में बहुत कुछ। तो पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है अगर पूछा जाए तो आपका जवाब बिल्कुल यही होना चाहिए। फिर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पे हम लोगों को मिल गया। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो अभी तक मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये न्यूमेरिकल्स को जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न देखते हैं, और एग्जाम में बहुत सारा पूछे गया, मैंने खुद फेस किया है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और पूछे जाने भी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में, बहुत ही सिंपल होते हैं। और अगर आप इस पे इसका फॉर्मूला अगर जानते होंगे, इसका ट्रिक जानते होंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए समतल दर्पण से सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में कंसेप्ट थोड़ा बदल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। मान लीजिए कि दो दर्पण है, ठीक है। सबसे पहला दर्पण है यहाँ एक, और ये दूसरा इस टाइप से रखे हुए हैं, ऐसे कि इन दोनों के बीच थीटा कोण बना है। ये एक समतल दर्पण है इस टाइप से, और ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पे दो समतल दर्पण है दोस्तों, और दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वह थीटा का कोण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि आपको थीटा का कोण दे दिया गया, यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आपको दे दिया रहेगा, और आपको ये दिखाना है कि अगर उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके। क्या दो प्रतिबिंब बनेंगे? यहाँ पे इस पे एक प्रतिबिंब, इस पे एक प्रतिबिंब, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए यहां जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वह भी इसमें तो दिखाई देगा, तो साथ ही साथ इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका भी छवि इसमें भी बनेगा। तो कुल मिलाकर ये देख के कहना मुश्किल है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक ट्रिक जानना पड़ता है। तो ट्रिक है दोस्तों, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का ये जो कोण है
थीटा है। तो सबसे पहले आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको निकालना है 360 बाई थीटा। पहले ये आपको निकालना है। जब इसकी वैल्यू आपको सम मिलती है, तब प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर सम मिलती है तब, और अगर इसकी वैल्यू विषम मिलती है तो जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। इसको एक तरीके से मैं लिख देता हूं यहां, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। यहां लिखता हूं, यहां पे प्रतिबिंब लिख देता हूं, प्रतिबिंब, और यहां पे थीटा। थीटा जब यहां पे सम आता है, मतलब सबसे पहले जो वैल्यू है वो अपन निकाल लेते हैं। थीटा तो हम लोग को दिया गया है, पहले हम लोग 360 बाई थीटा की वैल्यू मान लीजिए कि a है। तो अगर यहां पे वैल्यू देते हैं, अगर यहां a की वैल्यू सम आती है तो आपका प्रतिबिंब a माइनस 1 बनेगा। अगर आपको विषम मिलता है तो प्रतिबिंब a ही बनेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर जो वस्तु है उन दोनों के समद्विभाजकों में रखी हुई है, इन दोनों का समद्विभाजक दोस्तों ये है, मतलब इन दोनों के एकदम बीच में गुजरने वाली रेखा में से कहीं भी अगर वो वस्तु रखी हुई है दोस्तों, तो उस स्थिति में अगर यह विषम है, उस स्थिति में अगर ये वाला स्थिति है, मतलब दोनों के समद्विभाजकों के बीच में रखी हुई है, अगर उस स्थिति में हम लोग को विषम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में भी a माइनस 1 ही होगा। इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और अगर लास्ट में अगर इसमें भिन्न मिलता है, अगर भिन्न हम लोग को प्राप्त होता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वह पूर्णांक के बराबर होगा, पूर्णांक के बराबर। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा उनके लिए मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये जो 30 है उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 30 मान लेता हूं। मान लीजिए कि ये एक मिरर है, इसकी जो पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है, दोनों के बीच का कोण अगर 30 डिग्री में ले लेता हूं, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 360 बटे थीटा, यानी कि वैल्यू होगा दोस्तों 12 निकला। यहां पे ये a की वैल्यू है, तो ये 12 देखिए दोस्तों, ये सम है, लेकिन वस्तु यहां पे नहीं रखी हुई है, वस्तु दोनों के समद्विभाजकों में नहीं रखी गई है। तब की बात बता रहा हूं। यहां पे अगर ये 12 मिला तो हम लोगों को जो प्रतिबिंब मिलेगा वह मिलेगा, चूंकि सम है इसलिए 12 माइनस 1, ये देखिए यानी कि 11। जब थीटा की वैल्यू 30 थी तो 360 बाई 30 12 मिला, प्रतिबिंब 11, चाहे कहीं भी हो, लेकिन सम आया मतलब आंसर 11 है। एक कम कर दीजिए। अब मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूं ताकि 12 की वैल्यू हम लोग को मिले विषम। 360 अपॉन ऐसा क्या है, मान लीजिए कि मैं थीटा की वैल्यू लेता हूं, यहां पे गलत कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं 60। तब क्या होगा आप देख लीजिए, यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 360 बाई 60 यानी कि 6। प्रतिबिंब कितना बनेगा 5। क्यों 5? क्योंकि ये सम है और सम को एक कम कर दिया, ये मिल गया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू मैं लेता हूं 72 डिग्री। अब कंडीशन देखते हैं क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन 72 कर दीजिए दोस्तों इस फॉर्मूले पे, तो वैल्यू आएगा आपका 5।
क्योंकि 360 में 72 जाएगा तो 5 आएगा। तो चूंकि ये विषम है दोस्तों, ये विषम है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या ये समद्विभाजक में है। अगर समद्विभाजक में नहीं है तो ये पहले वाला रूल लागू होगा, यानी कि प्रतिबिंब होगा 5। अगर वस्तु दोनों के समद्विभाजक में नहीं है तो इस स्थिति में देखिए विषम अगर आता है तो उसका आंसर होगा दोस्तों ए, विषम में ए। लेकिन अगर 72 डिग्री थीटा दिया हुआ है और अगर वस्तु दोनों के समद्विभाजक में रखी हुई है तो उस स्थिति में देखिए a-1 यानी कि प्रतिबिंब बनेगा 5 - 1 = 4। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ये वाला रूल लागू हो रहा है यहाँ पे। ये पहला रूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रूल। समझ में जाना चाहिए आप लोगों को। लास्ट में मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू मैं लेता हूं यहाँ पे, यहीं पे अगर दिखाई दे रहा है थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेता हूं 80, तो रखिए ए की वैल्यू क्या निकली 360/80। क्या है उसको ये देखिए, ठीक है। तो 9/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 4.5। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए अगर तो इसका आंसर क्या होगा 4.5 प्रतिबिंबों की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर भिन्न आता है तो पूर्णांक के बराबर होगी, यानी कि 4.5 दिया है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा 4 प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोस्तों 4 जो ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अगर मिरर है उनके बीच अगर थीटा कोण बनाया गया है और थीटा का मान दे दिया अगर 30, तो आपको देखिए अगर सम मिलता है तो एक कम कर दीजिए, अगर विषम मिलता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सम मिलता है, पहला कंडीशन फिर से बता देना चाहूंगा, अगर सम मिलता है तो उसमें एक माइनस कर दीजिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर विषम मिलता है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या समद्विभाजक में रखा हुआ है वो। अगर समद्विभाजक में रखा हुआ नहीं है तो जितना आपका आंसर है विषम वही उसका आंसर है, और अगर समद्विभाजक में रखा हुआ बताया गया है क्वेश्चन में तो एक कम कर देना है, विषम संख्या में कम कर देना है। और अगर भिन्न मिले जैसे कि 4.5 मिला है तो जो पूर्णांक है यानी कि जो 4 है वही उसका आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।